राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ कर्नल मयंक चौबे जी, ही इज वेटरन, इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम बाबा। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको आज चैनल पर इनवाइट करके। अरे और वाह। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको इनवाइट करूं, तो आज मौका मिला आपको। सर स्वागत है बहुत बहुत। आज की बातचीत हम शुरू करेंगे बांग्लादेश के जो अभी जो वर्तमान हालात हैं और उस पे हमारे पास क्या मिलिट्री ऑप्शंस हैं या भारत क्या सोचता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पर बात को आगे बढ़ाने से पहले जरा मैं दर्शकों से एक अपील कर लूं। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरी चुनिंदा लेखों का संकलन है। इसका मूल्य है 600 रुपया। और ये जो पुस्तक है, इसकी विक्रय से जो भी राशि हमें प्राप्त हो रही है या होगी, उसका उपयोग मेरे मंदिर और आश्रम में एक गौशाला और बीमार गायों के लिए पशु चिकित्सालय बनाने में खर्च होगी। आप अपनी सहयोग राशि, जो 600 रुपया या इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7696409623, इस पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं या इस अकाउंट नंबर में डाल सकते हैं, या ऊपर क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा है वहां पे डाल सकते हैं। और अपना एड्रेस, फोन नंबर और पिन कोड मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो ये पुस्तक हम आपको भेज देंगे। तो सब आप जरा कर्नल साहब से बातचीत शुरू करते हैं। कर्नल साहब, बड़ा तनाव चल रहा है और बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है और जिस प्रकार से वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, इससे हमारे देश की जनता बड़ी उद्वेलित है, परेशान है। अच्छा, पीछे आपको याद होगा बड़ी अफवाहें फैली थी कि चिकन नेक चौड़ी कर दी, चिकन नेक 60 किलोमीटर घुस गए, ये कर दिया। सर सच्चाई बताइए क्या है, और क्या वाकई चिकन नेक को चौड़ा कर देना, घुस जाना इतना आसान है, या अभी फिलहाल ऐसे किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत भी है? आप एज अ मिलिट्री वेटरन, आर्मी वेटरन, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बाबा सर्वप्रथम नमस्कार, प्रणाम। और अहोभाग्य मेरा जो कि आपने आमंत्रित किया अपने चैनल पर। हमारी भेंट हुई थी जयपुर में, आपको याद होगा, जयपुर डायलॉग्स में। जी। और हम बात किसी और मसौदे पर कर रहे थे क्योंकि मुझे पता है कि बाबा का पैशन रहा है मोटरसाइकिल का। तो जी। हम मोटरसाइकिल के विषय में आपस में बात कर रहे थे। और चैनल की पॉडकास्ट की तो बात हमने कहीं की नहीं। तो अचानक बाबा का फोन आता है और मैंने बोला ऐसी दुआ सलाम होगी, और फिर बाबा ने बोल दिया कि भाई आपको आना है इसके ऊपर। और यकीन मानिए सुबह 11 बजे आज आना था, लेकिन किसी कारण से नहीं आना हो पाया। परंतु आज बैठ के इस समय बात करते हैं। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। और खरी खोटी जैसे आपने बोला है, तो खरी खरी बात करेंगे आपके चैनल पर, कोई लाग लपेट के बिना। आपने पूछा है चिकन नेक के बारे में। देखिए चिकन नेक जो है, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था सदगुरु जग्गी वासुदेव का। और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा बाबा कि हमारे देश के साधु संत जो हैं, वो अब राजनीति के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की परंपरा रही है कि साधु, सन्यासी, ब्राह्मण जो भी है, जो राजा को एक तरीके से मशवरा दिया करते थे। अब वो स्थान जो है वो रिक्त सा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो देश को चला रहे हैं, उनको इस समाज की, इस वर्ग की राय सुनने को नहीं मिल रही। अब जैसे मुझे पता है कि बाबा रामदास भी उसी समाज से संबंध रखते हैं। तो इनकी बात जो है, इनकी बात को सुनने का एक तरीके का मीडियम जो था वो खत्म हो गया था। अब हमारे संतों ने भी राजनीति में बात करनी शुरू की और ये स्वागत योग्य बात है। जो लोग उसको बुरा बोलते हैं, मैं उनको एक बार सुनाना चाहूंगा कि चाणक्य नाम के व्यक्ति होते थे और चाणक्य ने पूरा का पूरा साम्राज्य जो था वो खड़ा किया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में परंपरा नहीं है, भारत में परंपरा रही है और इस परंपरा के न रहते के चलते हमने बहुत नुकसान उठाया है। और अब समय आ गया है कि हम इस शक्ति को पहचानें कि जो संत है वो भी राजनीति पर अपनी राय रख सकता है, और उसकी राय जो होती है, क्योंकि बिना लाग लपेट के होती है, वो खरी खरी होती है। और खरी खरी सुनने की शक्ति जो है हर राजनेता में, हर राजनीतिक पार्टी में होनी चाहिए, ऐसी मेरी
विचार है। बाबा, आप एक जग्गी वासुदेव के नाम पे बात चली थी, तो उन्होंने एक बात कही थी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि चिकन नेक पर हमारी एक कमजोरी ये रही थी कि हमें इस चिकन नेक को उसी समय सुलझा लेना चाहिए था जब हम आजाद हुए थे सन 47 में, और अगर हमने उस समय नहीं सुलझाया था तो हमें सन 71-72 में भी इसको सुलझा लेना चाहिए था। क्योंकि किसी भी देश में दो देश भूखंडों के बीच में अगर केवल 22 किलोमीटर की एक छोटी सी संकरी सी गली रहती है तो वो गली जो है वो परेशान कर सकती है। और आपने नोट किया होगा कि हर आदमी, हर एंटी नेशनल एलिमेंट जो है इसी चिकन नेक का हमको वास्ता देता है और हमको सुनाने का प्रयास करता है। ये बात मैं कर रहा हूं उस व्यक्ति की, क्या नाम है उसका, शर्जील इमाम की, जो जी। खड़ा होकर बोलता था कि हम इसको यहाँ पर मिट्टी डाल देंगे और ये कर देंगे, उसको रोक देंगे यहाँ से। तो उसका एम था कि हम किसी तरीके से इस रास्ते को अवरुद्ध करेंगे तो हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को यहाँ से काट देंगे। बेवकूफ ने अकल की दवा शायद नहीं पी थी, या जो मेरा कहना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, आईक्यू के आधार पे हुआ था। जो निम्न आईक्यू वाले थे वो रेडक्लिफ लाइन के उस पार चले गए और जिनकी आईक्यू थोड़ी सही थी वो इस पार रह गए। तो ये व्यक्ति शायद धोखे से इधर छिटक के रह गया था, क्योंकि बेवकूफ को इतना नहीं मालूम था कि इस चिकन नेक की रक्षा के लिए बहुत भारत माँ के सपूत तैयार बैठे हैं, और ऐसे ही सपूत के सुपुत्र आप भी हैं, आपको भी मालूम है। तो चिकन नेक को आपने बताया कि काटने की बात और इसको 60 किलोमीटर चौड़ा करने की बात, देखिए सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, कानों को मधुर लगती है कि हमने अपने देश की एक मुसीबत जो थी वो दूर कर दी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने कोई भी जमीन नहीं हथियाई। चिकन नेक जितनी थी उतनी की उतनी आज है। हाँ, उस पर मुस्तैदी जो है वो शुरू से रखी जाती है, और मैं उस इलाके में रहा हूं, मैंने बड़े करीब से उस चीज को देखा भी है। इस समय भारत ने क्या किया है कि 3 गैरिजन्स तो वहां पर एस्टैब्लिश हो रखी थी, चौथी गैरिजन जो है वो मिजोरम में एस्टैब्लिश करने का काम शुरू कर दिया है। तो हमने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने की कार्रवाई कर दी है। घेरने की कार्रवाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को ये भाषा अच्छी लगेगी, दूसरे लोगों के लिए कहूंगा कि हमने अपने बॉर्डर्स को और सिक्योर करना शुरू कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश की सीमा पर भी कटीली तारों का प्रबंध किया जा रहा है, परंतु हमें मालूम है कि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां पर पूरे रास्ते में कटीले तार लगाए जा सके और उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। जैसे कि हमारे एलओसी पर है, पाकिस्तान के साथ में कुछ जगह पर नदी नाले ऐसे हैं जो कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, वहां पर आप तार को सुरक्षित नहीं रख सकते। ऐसे इलाके उससे ज्यादा कहीं बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं, और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ में। ये बात सब लोगों को समझ देनी चाहिए, क्योंकि हम चाहे 3 तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए हैं। तो हम जब नापेंगे इसको तो ये इलाका जो है करीब-करीब 4000 किलोमीटर का आसपास आता है ये, और ये हमारे किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से ज्यादा बड़ा होता है। अगर हम देखेंगे समुद्री सीमा तो खैर बहुत ही बड़ी हो गई। तो इस समय हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। आपका प्रश्न था कि इसको ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, हमारी क्या मंशा होनी चाहिए। उस पर मैंने एक छोटा-सा लेख लिखा था जो फर्स्ट पोस्ट में छपा भी है, और उसमें मैंने साफ किया था कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी ने बांग्लादेश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमान के साथ में फोन पर बात की थी। और बाबा, आपको ध्यान होगा कि बड़े उकसाने वाले बयान आ रहे थे बॉर्डर के उस पार से। उसमें भारत पर आक्षेप लगाए जा रहे थे कि उनका स्टूडेंट लीडर था उस्मान हादी, उसके हत्यारे जो हैं वो तथाकथित रूप से भारत में आ गए और भारत उनको शरण दे रहा है। दूसरा, दीप चंद्र दास नाम का एक हिंदू युवक था, 30 वर्ष की उसकी उम्र थी। उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने ईश निंदा की है, और उसको इस आरोप के चलते उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया, और उसके शव के साथ में जो उन्होंने व्यवहार किया है वो शोचनीय नहीं है। उससे भी परे जाकर उसकी भर्त्सना की जाए वो भी कम रहेगी। मैं ये मानता हूं कि उसके साथ ये व्यवहार इसलिए किया गया, नंबर 1 क्योंकि वो एक हिंदू था, और नंबर 2 वो पूरे हिंदू समाज को एक संदेश देना चाह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ में ऐसा हश्र करेंगे। ये कोई नॉर्मल लिंचिंग का केस नहीं है। जो व्यक्ति इसको लिंचिंग कहता है मैं उसको जरूर करेक्ट करना चाहता हूं कि ये लिंचिंग का केस नहीं है। तो
बयानबाजी जो थी, इन दोनों जनरलों के बीच में बात के बाद में थोड़ी-सी लगाम लगी और आधिकारिक बयान आया कि उसके हत्यारे जो हैं वो बांग्लादेश में ही हैं और दूसरी दीप चंद्र दास ने कोई ईश निंदा नहीं की थी, जिसकी वजह से उसके प्राण ले लिए गए थे। जी बाबा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए जी। भाई। मुझे याद है जनरल विपिन रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चों पे लड़ रहे हैं, हमें 2.5 मोर्चों पे लड़ना है। मतलब एक तरफ उनका इशारा था, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, और आधा मोर्चा हमारे जो देश में छुपे हुए दुश्मन है। जी। अब आधा मोर्चा हमने, बांग्लादेश भी हमारे लिए खुल गया। आपने कहा 3 गैरिसन ऑलरेडी है, चौथा हम खड़ा करने जा रहे हैं। तो हमारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो अब तक सिर्फ चाइना और पाकिस्तान पे होती थी, चाइना पे बहुत भारी, क्योंकि माय फादर ही वाज इन आर्मी, और मुझे याद है वो उनकी पोस्टिंग सिक्किम में थी, एंड ही वाज इन एसी बटालियन। तो जो गैंगटॉक की जो एसी बटालियन थी वो पूरा नाथुला सेक्टर और पूरे एरिया को सप्लाईज जाती थी। तो हमें बचपन में ना उस एरियाज में घूमने का, कई बार वो फैमिलीज को इनवाइट कर लिया करते थे। हमारी बहुत सारी एकदम फ्रंट, मतलब पूरा मुझे याद है, एक हमारी पोस्ट तो 17,000 फीट पे थी, एक राइट ऑन द नाथुला बॉर्डर जहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। और सिविलियंस तो वहां नहीं जा पाते थे, पर वी बीइंग आर्मी किड्स, आर्मी फैमिलीज, एक बार हमें, मुझे याद है, वी हैड अ वेरी नाइस पार्टी देयर। तो सर, इतना भारी डिप्लॉयमेंट है चाइना बॉर्डर पे, और बांग्लादेश हमें 4 और खोलने पड़ गए, 4 गैरिसन्स लगाने पड़ गए। पर क्या बांग्लादेश की मिलिट्री इतनी पावरफुल है? मतलब क्या, मैं वैसे जानना चाहता हूं, वैसे जनरल नॉलेज, कि बांग्लादेश की मिलिट्री माइट कितनी है, या उनके पास कितनी आर्मी या मिलिट्री या एयरफोर्स या नेवी है? देखिए, मिलिट्री माइट बांग्लादेश की कुछ भी नहीं है। वैसे भी देश जो है, वो 17 करोड़ का तो देश है। जी। जी, और उसकी मिलिट्री की एग्ज़ैक्ट संख्या मेरे पास में इस समय नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। परंतु मिलिट्री माइट ऐसी है नहीं। उनकी मिलिट्री, आप यकीन मानिए, भारत के पास में, मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ जिस कॉलेज में, उसमें हमारे पास में बांग्लादेशी आर्मी स्टूडेंट्स आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर्स। और फिर जैसे जी। आपको विदित है, मैंने विदेश मंत्रालय में भी कुछ काम किया था, तो बांग्लादेश के डिप्लोमैट्स भी आकर हमारे पास में कोर्सेज़ के लिए आया करते थे। तो मैंने इन 2 गवर्नमेंट के अंगों के साथ में काफ़ी करीब से काम किया है और इन सब लोगों को सुना है, इनकी मंशा जानी है, इनके साथ में व्यवहार किया है। तो बांग्लादेश के ऑफिसर्स उस समय प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई नहीं दिखाते थे कि वो रेडिकलाइज्ड हैं, और नॉर्मल इंसान की तरह से वेल मीनिंग जो होती है ना, वैसे हुआ करते थे, सीखने के इच्छुक थे। हाँ, ये बात है कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो चाइना में भी जाके कोर्स करके आते थे। तो बांग्लादेश जो है बड़ा, देखिए, जो ये देश होते हैं, ये अपने डिप्लोमेसी को बड़े तरीके से खेलते हैं। आपको ध्यान होगा श्रीलंका का, वैसे ही है हाल बांग्लादेश का। उनको पता है कि भारत और चीन, इन दोनों के संबंध जो हैं वो थोड़े-से तल्ख़ हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा चीन की तरफ ढलकते दिखाई देंगे तो भारत हमको बुलाएगा, पुचकारेगा और हमारे लिए कुछ करेगा। अब हम भारत की तरफ ढलकेंगे तो चीन हमको बुलाएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, इस बैलेंसिंग में चलती है, और बांग्लादेश की भी ऐसे ही चलती है। तो उनके जो डिप्लोमैट्स ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं, वो चाइना भी जाते हैं, चाइना जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसकी चीज़ को हमको समझ लेना चाहिए कि हर देश जो है, वो अपने हित की बात करता है। उनके हित में है कि हम चीन से भी ले लें और भारत से भी ले लें और अपना फ़ायदा करें। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसी प्रकार से उनकी सेना भी, उनके ऑफिसर आके हमारे पास में कोर्सेज़ किया करते हैं। और एज़ अ गुडविल जेस्चर हमारे देश से भी ऑफिसर्स बांग्लादेश में, ढाका में जाकर आर्मी ऑफिसर्स कोर्सेज़ करते हैं। उस कोर्स का नाम है एनडीसी, ब्रिगेडियर के लेवल पे जो होता है कोर्स, तो उसमें हमारे भी एक ऑफिसर पर कोर्स जो है वो जाता है, वहाँ पर उसको अटेंड करता है। ये दोनों देशों के बीच में सौहार्द बढ़ाने के लिए ऐसे कोर्सेज़ किए जाते हैं। तो इन लोगों के साथ में बात करने में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ, ऐसी बात है। नंबर 2, क्या बांग्लादेश की आर्मी की हमारे यहाँ से एनिमिटी है? देखिए, बांग्लादेश की आर्मी कभी भी इस चीज़ को ना तो प्रत्यक्ष ना परोक्ष रूप से बोली है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके ऑफिसर्स कई रिटायर होने के बाद में रैली में संबोधित कर रहे थे। जैसे अभी मैंने आज ही ट्वीट किया है
एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, वो कहते हैं कि भाई जब तक हम भारत को विखंडित नहीं कर देंगे तब तक हमारे लिए चैन से नहीं बैठ सकते। लेकिन ये बयान नोट कीजिएगा तब आते हैं जब चुनाव का टाइम होता है। इस समय बांग्लादेश में चुनाव का माहौल गर्म है। इस समय जितने एंटी इंडिया स्लोगन्स हैं आपको सुनने को मिलेंगे, वो 12 फरवरी के बाद में आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि भारत को दुश्मन दिखाओ, भारत के नाम पर आप लूटो वाहवाही, और अगर आपको जीतना है तो भारत को दुश्मन दिखा के जीत सकते हो। वैसा ही हाल बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में बयान थोड़े से और तीखे होते हैं, और ये वहाँ की नेचर है, ये लाउड इलेक्शनियरिंग। इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस जो है वो उस क्षेत्र का एक नॉर्म रहा है। मैं अगर बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ तो मैं बांग्लादेश को इस समय ईस्ट बंगाल बोलूँगा, और हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। अब आप देखिए कि ममता बानो, मेरा मतलब है क्या नाम उनका, ममता बनर्जी, जो वहाँ जी। की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके राज में कितना नरसंहार हुआ, कितने हिंदू, कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये हम सबको मालूम है। तो उस एरिया की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से वायलेंट रही है, ये मैंने बहुत सालों से नोट किया। और बयान जो होते हैं, बड़े गंदे बयान आते हैं, उनसे बड़ी देश विरोधी बू आती है उनसे। अब उनका मतलब क्या है वो मैं इस समय बात नहीं करूँगा, परंतु बांग्लादेश में भी ऐसे बयान आना बड़ा नॉर्मल है। हाँ, आप उनके बयानों को हाइलाइट करिए, बताइए कि भई ऐसे बयान आ रहे हैं, और वहाँ की सरकार जो है, अपने आप को ऐसे बयानों से अलग कर लेती है। वो कहती है कि ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ये हमेशा से हमारा आपस का एक अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन किसी भी तरीके से बांग्लादेश जो है वो एक फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव हमारे खिलाफ नहीं खोल सकता, मान के चलिएगा उसमें क्षमता नहीं है, वो ये कर सके। दूसरा, हम अपने डिप्लॉयमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो है ही है। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्ट्रेंथ को ऑगमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ से इन्फ्लक्स जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ओवरवेल्म हो जाती है उस इन्फ्लक्स से, और उनको वहां से बच के जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, उस एरिया को और सिक्योर करने के लिए आप आर्मी के डिप्लॉयमेंट एज अ डेटरेंस करते हैं वहां पर, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ पर मौजूद हैं और समय पड़ने पर हम आ भी सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं वहां पर, और एक्सरसाइजेस किसी भी क्षण में किसी भी ऑपरेशन में तब्दील हो सकती हैं। इस बात से हम मना भी नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा ना समझे कि अगर भारतीय सेना वहाँ पर एक्सरसाइज़ कर रही है, तो केवल एक्सरसाइज़ ही कर रही है। एक्सरसाइज़ जो है वो फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव में तब्दील हो सकता है। इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। जी बाबा। अच्छा सर, मुझे याद है 71 में जब सरेंडर किया था जनरल नियाजी ने, भाई 93,000, मतलब हालांकि कई बार इस फिगर पे थोड़ा बहुत वो रहता है कि नहीं कम थे ज्यादा थे, सिविलियंस भी थे, सब मिला के मतलब मान लीजिए 93,000 थे। और ढाका में पूरा एक कैंटोनमेंट था, और पूरा पूरा सेटअप था। तो वो 93,000 जब गए ढाका छोड़ के, तो आर्म्स एमिनेशन और जो पूरा सेटअप था आर्मी का, कैंटोनमेंट था पूरा, और वो तो वहीं छोड़ के आए होंगे। तो बांग्लादेश आर्मी ने, जब बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश आर्मी ने उस आर्मी को जो थोड़ा बहुत सेटअप था वहां पे, उसको तो मेंटेन किया ही होगा कम से कम उस जमाने में, 71 अवश्य, में। अवश्य। हाँ, अवश्य किया होगा, लेकिन मेरे पास भी कोई इसकी फिगर्स नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए कि आखिरकार हाँ, पर डिस्पोज़ल सर ऑफ हम क्या इतना हुआ। मान के चलते हैं कि जी, जी। आफ्टर ऑल 20-25 करोड़ लोगों का देश है, तो एक चाहे नामात्र की सही एक आर्मी तो होगी ही। हाँ जी, हाँ हालांकि जी, उस हाँ जी। आर्मी से हमारा, आर्मी है, हाँ। आर्मी और है। मुझे वो, जी, और मुझे वो भी याद है सैम मानेकशॉ साहब ने कहा था कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू, जब वो मानसून आने वाले थे मई जून में, तो उन्होंने कहा कि नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम, और हम वहाँ पे उनके दलदलों में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा नदियां हैं और मानसून में वो उफान पे होंगी। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द राइट मोमेंट। तो वो ऑपरेशन उन्होंने दिसंबर में किया था। तो वो सारी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस, तो वो तो आज भी मौजूद है, और आज भी वही कंडीशंस हैं। पर सर उस जमाने में मुझे याद है कि इनके पास जो मुक्ति वाहिनी थी, इनके पास तो जो चारपाई का जो घोड़ा होता है ना, उससे लड़ रहे थे ये। इंडिया ने ही इनको ट्रेन किया, सब कुछ किया, एक स्वतंत्रता दिलाई, और पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों से मुक्त कराया। नहीं तो वो तो इनका पूरा डीएनए बदलने देने पे उतारू थे। अब देवर
killing and raping, molesting all the women, उनका तो ये था कि हम इनकी नस्ल ही बदल देंगे। पर सर इतनी जल्दी बांग्लादेश के लोग उस एहसान को इतनी जल्दी क्यों भूल गए? ऐसा क्या हुआ है देश में? एक देखिए बाबा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हर हिंदुस्तानी को समझ लेना चाहिए कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो न सिर्फ पाकिस्तान, पंजाब जो है वो तकसीम हुआ था, बंगाल भी तकसीम हुआ था। नंबर एक। नंबर दो, जो ईस्ट पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, वो भारत का पार्ट कभी नहीं था। यानी उस इलाके में वो लोग रहते थे जो भारत के साथ रहना पसंद नहीं करते थे और भारत से अलहदा होना चाहते थे। इस पॉइंट को आखिर कोई भूले नहीं। नंबर दो, अगस्त सन 1946 में सोहरावर्दी नाम के श्रीमान जी थे जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बंगाल के, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो काम में लाया था। और सोहरावर्दी के जो पिट्ठू थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। ये बात भी लोगों को पता होनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, फिर आखिर उन्होंने थोड़ी-सी होश की दवा पी क्योंकि उनका स्वार्थ वहाँ पर निहित था। तब उन्होंने बांग्लादेश की अलग डिमांड की क्योंकि उनकी भाषा जो थी वो अलग थी और उनका इल ट्रीटमेंट हो रहा था वेस्ट पाकिस्तान द्वारा। और खैर उनकी हमने मदद इसलिए की क्योंकि वो उनसे अलहदगी चाहते थे। परंतु ये ना भूलिए कि उस इलाके में वो बसते थे जो भारत के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। हमारे हिमायती जो थे, वो वहाँ पर नहीं बसते थे, केवल उनका एक स्वार्थ था कि हमें पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए और वो छुटकारा दिलवाया भारत ने। मैं अभी भी ये मेंटेन करूँगा कि उस देश में ऐसा नहीं है कि भारत के पक्षधर हैं, परंतु पाकिस्तान की एट्रोसिटीज़ की वजह से कुछ लोग जो थे, वो वहाँ पर उनके विरुद्ध हुए। और दूसरी बात, बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, मेजॉरिटी उस समय हिंदूज़ के ऊपर ही हुई हैं। मुस्लिम जो हैं अपेक्षाकृत कम चपेट में आए हैं उसकी। जब वो 3 मिलियन लोगों की डेथ की बात होती है, तो आप फिगर उठा के देखिएगा कि उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, आपको फिगर सब क्लियर हो जाएँगी। जो रेप ओह और प्लंडर हुआ है लेडीज़ का, वो कितनी हिंदू महिलाएँ थी, उससे भी अब बात आपको क्लियर हो जाएगी। जी बाबा, आप कुछ कह रहे थे। सर, ये तो आपने बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट बता दिया। इस बात की जानकारी तो बहुत है हिंदुस्तान, हम लोग तो आज तक, मैं खुद अपनी पर्सनल बता रहा हूं, हम समझते थे कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों पर अत्याचार कर रही थी पाकिस्तान आर्मी, पर नहीं, वो हिंदुओं पर अत्याचार था वो भी। ऐसा था कि वो अत्याचार था बांग्लादेशियों पर, परंतु वो बांग्लादेशी अत्याचार के पात्र बन रहे थे जो कि हिंदू थे। थोड़े बहुत उसकी जद में मुसलमान भी आ गए, जैसे इस समय आज की तारीख में हो रहा है ना। इस समय जी। चुन-चुन कर हिंदू महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये वहशी दरिंदे जो हैं, ये जब भूल जाते हैं कि अब ये इनके बस से बाहर की बात है, तो मुस्लिम महिलाएँ भी इनकी चपेट में आती हैं। मुझे लोगों ने वहाँ से इत्तला दी है कि अब ये पहले केवल हिंदू महिलाओं पे अटैक कर रहे थे, अब इवन मुस्लिम महिलाएँ जो हैं, इनसे सुरक्षित नहीं हैं। तो जब ये अपना आपा खो बैठते हैं, फिर इनके लिए धर्म जो है वो एक तरफ होता है और फिर इनकी जो वासनाएँ जो हैं वो पेंग बढ़ती हैं। तो ये मान के चलिए कि उस समय भी हालत ये थी। उस समय टारगेट क्या था? आपको ध्यान होगा कि इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में खूब कत्लो-गारत की थी। खून की नदियाँ बही थी ढाका यूनिवर्सिटी में। एम क्या था? एम ये था कि वहाँ की एलीट, वहाँ के पढ़े-लिखे शिक्षित समाज को समाप्त करने का। और वहाँ का शिक्षित समाज जो था, वो कौन था? कितने मुस्लिम्स थे, कितने हिंदू थे? परसेंटेज एक बार निकाल के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एम बांग्लादेशी एम था। एम वो था कि हिंदू एम है, ही हैपेंड टू बी अ बांग्लादेशी। ये इस चीज़ से आपको थोड़ा-सा आश्चर्य ज़रूर होगा, परंतु ये जी। फैक्ट्स चेक करने वाले हैं। जो मैं कह रहा हूँ बात, ये मेरी नॉलेज में आई थी तो मैं भी ऐसे ही चौंका था। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि ये उसका डीएनए चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन डीएनए चेंज किसका चेंज करना चाह रहे थे ये? आज भी बांग्लादेश की सरकार में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं बॉर्न इन इस्लामाबाद। यानी जिनके माता-पिता जो हैं वो पाकिस्तान के अंडर में नौकरी कर रहे थे और उनकी पैदाइश हुई थी ऐसे जो कि वो इस्लामाबाद में पोस्टेड थे। और ये पूरी की पूरी जो नस्ल है, ये आज बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी में बैठी हुई है।
चाहे उनकी आर्मी हो, चाहे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे उनकी फॉरेन सर्विस हो, चाहे कोई सर्विस हो। तो यू विल फाइंड एलिमेंट्स जो कि एलिजेंस ओ करते हैं पाकिस्तान को, वो बैठे हैं इनके रूलिंग एलीट में। तो ये बात आप मत भूलिएगा। शेख हसीना वाजेद जो हैं आज भारत की शरण में बैठी हुई हैं, सुरक्षित हैं। आखिर हैं तो बेटी उन्हीं की वो, जिन्होंने हमारे पूर्वजों के ऊपर तशद्दुद किया था, कत्ल किया था उनको। हमने तो उनको इसलिए रखा है क्योंकि दुश्मन में से कम दुश्मनी वाला जो है फिर वो हमारा दोस्त हमको दिखता है। डिप्लोमेसी की यही परिभाषा है कि परमानेंट एनिमीज नहीं होते, परमानेंट दोस्त नहीं होते। चूंकि उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि भारत के हित के लिए थे, इसलिए हमें लगा कि चलिए इनका सपोर्ट हम कर देते हैं। आखिर सर आदमी अपने देश का हित चाहता है। जी एक अंतिम प्रश्न, जी। फरवरी में आपको लगता है चुनाव हो जाएंगे? और यदि चुनाव सकुशल हो जाते हैं बांग्लादेश में, तो क्या माहौल कुछ बेहतर होगा? कुछ जो टेंशन अभी चल रही हैं उनमें आप कमी आते हुए देख रहे हैं क्या? आपका क्या आकलन है? बाबा देखिए, चुनाव है 12 फरवरी के लिए, बोला गया है कि 12 फरवरी को चुनाव होंगे। यकीन मान के चलिए, मोहम्मद यूनुस जो इस समय काबिज हैं सत्ता पर, वो नहीं चाहते कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव हुए और इनकी गद्दी खत्म हुई, ये तो पक्की बात है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि एक जिन्न को एक बोतल खोलकर बाहर निकाला, और वो जिन्न था जमातियों का, जिनको किसी तरीके से शेख हसीना वाजेद ने दबा के रखा हुआ था। अब वो जिन्न बाहर आया है। अब वो जिन्न जो आपने नोट किया होगा, बांग्लादेश में जो जो इलाका जो है अपनी आर्ट, कल्चर, सॉन्ग के लिए मशहूर है। मतलब बंगाल का नाम आते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज ध्यान में आएगी कि सुरीला संगीत, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने 3 देशों के राष्ट्रगीत की रचना की है, वो व्यक्ति वहां से आता है और ये लोग क्लेम करते हैं कि वो हमारे हैं। हम भी बोलते हैं ठीक है, जो इनका अमार सोनार बंगला जो इनका राष्ट्रगीत है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आज ये खड़े होकर दिखाते हैं कि इस्लाम में म्यूजिक मना है और ये सब मना है। एक पोस्टर निकाला है और एक बंदा पोस्ट कर रहा है उसके साथ। मैंने ट्वीट भी किया इस चीज को। नहीं, वो उन्होंने अपने पूरी वो वहां की जो संगीत नाटक अकेडमी की थी हमारे पैरेलल, वो तोड़ दी पूरा वो तबला हारमोनियम टूटे पड़े थे उनके। उन्होंने बैंड बजा दिया उसके बैंड का भी। हाँ। तो अब इन्होंने क्या किया है, वो स्टूडेंट लीडर खड़े हुए हैं। अब स्टूडेंट लीडर जो है वो यू कैन बी एनार्किस्ट, बट गवर्नेंस अलग होती है, एनार्की अलग होती है। तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, अब एक इस पटल पर आगमन हुआ है एक शख्स का जो कि बेगम खालिदा जिया के सुपुत्र हैं। ठीक है, बेगम खालिदा जिया जो है वह बीएनपी से संबंध रखती हैं, और बीएनपी से संबंध रखने वाली बेगम खालिदा जिया एक बड़ी ऐसी पार्टी है जो कि बैन नहीं हुई है। उसको टक्कर देती थी अवामी लीग। अवामी लीग जो है उसको कर दिया आपने बैन। तो आपके पास में ले देके एक पार्टी रही, वो है बीएनपी, जो है ऑर्गेनाइज्ड कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो जो ये राजकुमार आए हैं अभी पैराड्रॉप होकर, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है ये सत्ता पे काबिज हो जाए। मोहम्मद यूनुस का भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 12 फरवरी से पहले पलायन करेंगे, और पलायन करने के लिए मैंने ये भी देखा है कि शायद ये बेल्जियम की ओर रुख करेंगे। एक देश का नाम दे रहा हूं मैं आपके सामने, तो ये मैं कई चैनल पे बोल चुका हूं। तो मुझे नहीं दिखता कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बैठ के पूरा सत्ता चला पाएंगे। अगर चल गई, इलेक्शन हो गए, तो मुझे दिखता है कि बीएनपी शासन में आती है। अब ये श्रीमान जी जो थे, इनके बयान भी बड़े तल्ख थे। मैं इनको इतना लीवे दूंगा कि ये बंदा जो है, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी और संजय गांधी का रिश्ता था, उसी प्रकार से बेगम खालिदा जिया का और उनके बेटे का रिश्ता है। कि अगर बेगम खालिदा जिया थोड़ी सी होश की दवा पी सकती थी, तो उनका बेटा जो है वो बिल्कुल निरंकुश है। परंतु होता क्या है कि अगर आप चोर को किसी भी इस खजाने की रखवाली के लिए रख देते हैं, तो वो चोर उस खजाने में से लूटपाट नहीं करता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये श्रीमान जी अगर सत्ता पे काबिज होते हैं, तो इनके सुर जो है वो बदलेंगे, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, और हम इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। क्योंकि सत्ता से बाहर रहकर कहना कुछ और होता है, और सत्ता पे काबिज होकर काम करना कुछ और होता है। तो ये मुझे इस समय बांग्लादेश का भविष्य नजर आ रहा है। इलेक्शन हुए चाहे नहीं हुए इसका मुझे पता नहीं, अगर हो गए तो ये मुझे उसका भविष्य नजर आ रहा है। तो देखिए, देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि समय इस समय काफी है।
60 दिन का समय भी है, 60 दिन में बहुत कुछ हो जी। सकता है। जी। सर एक और मैं अपनी अंतिम टिप्पणी करके हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे कि एक और चर्चा भारत में चलती रहती है कि बंगाल में चावल की बहुत कमी हो गई, तो 50,000 टन उन्होंने सस्ते रेट पे चावल मांगा है, और हम लोग जो भाई थोड़ा सा है ना सोशल मीडिया पे बड़ा उबाल देखते हैं कि है भारत को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए और प्याज भी बंद कर दो, चावल भी बंद कर दो। पर आपको क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में एक पड़ोसी देश के साथ संबंध जो है वो इतने छोटी सोच के साथ बनाए जाते होंगे? मुझे तो लगता है कि अगले 10, 20, 50 साल के लिए बनती है फॉरेन पॉलिसी। तो भारत ये भी नहीं चाहेगा कि वो बांग्लादेश जो है वो चाइना की गोद में जाके बैठ जाए या किसी और पावर से वहां चावल, भाई चावल तो आ ही जाएगा, हम नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, थोड़ा महंगा मिल जाएगा, यही होगा। और ऐसी बात नहीं है, वो आज बांग्लादेश को एड देने वाले चावल पहुंचा देंगे, पहुंचाने वाले। तो पर बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी है सर वो तो बड़ा जटिल विषय है, और इस तरीके से भावनात्मक इमोशनल होके नहीं बनाई जाती होगी। आपका क्या इस पे टेक है? बाबा आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। फॉरेन पॉलिसी इमोशंस पे नहीं बनती है, प्रैक्टिकैलिटी पे बनती है, प्रैग्मैटिज्म पे बनती है। अफ़गानिस्तान में आपको ध्यान होगा 15 अगस्त के दिन वो मार्च करते हुए और काबुल पर काबिज़ हो गए। और वो सत्ता जो थी वो भारत के खिलाफ थी वो। ये हमको सबको विदित है। बांग्लादेश में सत्ता है परंतु प्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ नहीं है। दोनों में अंतर थोड़ा-सा समझने का प्रयास कीजिए। अफ़गानिस्तान में आम आदमी जो है वो भारत के लिए उसके दिल में प्रेम है, ये मैंने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। बांग्लादेश में कुछ तबका है जिसके दिल में भारत के लिए प्रेम है। जब हम किसी देश के लिए कुछ करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम उस देश की सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं, उस देश की जनता के लिए कर रहे हैं। भारत ने अफ़गानिस्तान को सब कुछ, सब मुसीबतों के बावजूद व्हीट, गेहूँ जो है वो भेजा, दवाइयाँ भेजी और रसद सामग्री भेजी। हालाँकि तालिबान की सरकार थी। इतना हमने इन्वेस्ट किया, आज के दिन तालिबान के विदेश मंत्री आते हैं भारत की धरती पर, पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं, जिसको पाकिस्तान सोच रहा था कि उनका हिमायती होगा। इसको कहते हैं विदेश नीति। अगर भारत आज चावल के कुछ खेप बांग्लादेश को दे रहा है, तो मान के चलिए भारत की विदेश नीति चलाने वाले हम आपसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। जब मैं हम आप बोल रहा हूँ, तो जितने लोग रोष प्रकट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जी। ये मत कहिए कि भारत को अटैक कर देना चाहिए क्योंकि अटैक का डिसीजन जो होता है वो पॉलिटिकल होता है। भारत की सेना को क्या करना चाहिए, सैनिकों से अच्छा कोई नहीं जानता। आपको ट्वीट करना अच्छा लगता है, आप ट्वीट पे अपना ध्यान दीजिए। क्या देश को करना चाहिए, क्या देश की पॉलिसी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछिए, राय मत दीजिए अपनी क्योंकि आपकी राय जो है कहीं और जाके गिरती है। तो एक लेख है शायद कल छप के आएगा कि गवर्नमेंट के पास में बांग्लादेश को लेकर क्या ऑप्शंस हैं। ये मैंने इस विषय पर लिखा था, मैं देख रहा था बड़े लोग उसमें बहुत सारी राय दे रहे थे। तो ज़रा उस राय को पूरा एक एक जगह पर रख कर फिर मैंने उसपे लिखा था, मैं आपसे साझा करूँगा बाबा वो भी, अगर वो छपता है कल के दिन। मुझसे संपादक ने बोला है कि कल वो छप जाएगा वो। तो ये मान के चलिए कि अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो हमारा फर्ज़ बनता है, दायित्व होता है हमारा कि सरकार के हाथ जो है वो मज़बूत करें क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास में ट्रेनिंग है और वो जानते हैं कि डिप्लोमेसी कैसे चलती है, 2 देशों के बीच में संबंध कैसे बनाए जाते हैं। चीन अगर हमारे साथ में गलवान में कुछ करता है, तो हम चीन के साथ में व्यापार नहीं रोकते, जबकि हमारे 20 सैनिकों की वहाँ पर जान गई थी। क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, उन 20 सैनिकों की जान से ज़्यादा है? वो तो मेरे देश के नागरिक थे जो गए थे। बांग्लादेश में जो जा रहे हैं वो तो मैं ये मतलब बुरे से बुरा आदमी अगर मैं बोलूँ अपने आप को तो मैं ये बोलूँगा कि भई वो तो दूसरे देश के लोग हैं, वो इंडियन सिटिज़न भी नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है, इससे मेरा क्या सरोकार? मैं ऐसा कह के भी अपने कंधे उचका सकता हूँ। जो गलवान में हुआ था वो तो मेरे देश के नागरिक थे, मेरे सैनिक भाई थे। फिर भी आपने और मैंने क्या चाइनीज़ सेल, चाइनीज़ खिलौने और वो लेना बंद किया? जी। आपने रोका जाके? जो दुकानें चीनी सामान बेच रही थी, आपने जाके उनको रोका? नहीं रोका ना। क्यों? क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा था।
बांग्लादेश से आपको कोई मतलब नहीं, इसलिए आप बांग्लादेश पे हुंकार भर रहे हैं। बड़ी गंदी बात बोल रहा हूँ इस समय मैं। बाबा, आपके कई फॉलोअर्स जो हैं आपको छोड़ बड़ा देंगे बड़ा तब बड़ी सही। सच, बड़ा कड़वा सच बोल रहे हैं आप। कड़वा सच है ये इस समय, इसको थोड़ा-सा पीना सीखिए इसको। तो जी, इसलिए फॉरेन पॉलिसी जिसका काम है उसको करने दीजिए। करने इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन सर, मजा आया आपसे बात करके। दोबारा मिलते हैं, मैं कल आपके उस लेख का इंतजार करूंगा और उस लेख पे दोबारा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद बाबा।